शहीद ओम प्रकाश यादव अमर रहे के गगनभेदी नारों से गूंजा मडलाना गांव। देशभक्ति के रंग में डूबा है अहिरवाल। नमस्कार, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव। नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव मडलाना में शनिवार को देशभक्ति, गर्व और सम्मान का भय नजारा देखने को मिला, जब पूरा अहिरवाल क्षेत्र शहीद ओम प्रकाश यादव अमर रहे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। गांव वातावरण पूरी तरह राष्ट्रीय भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया और हर आंख में शहीद के प्रति सम्मान और गर्व झलकता दिखाई दिया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर हबे सिंह यादव तथा प्रख्यात समाज सेवी डॉक्टर टीसी राव ने संयुक्त रूप से शहीद ओम प्रकाश यादव की भव्य प्रतिभा का विधिवत अनावरण किया। प्रतिभा अनावरण होते ही उपस्थिति जनसमूह ने तालियों और नारों के साथ शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने, जनप्रतिनिधियों, युवाओं व महिलाओं और गणमान्य नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरा कार्यक्रम देशभक्ति के उत्साह, अनुशासन और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शहीद ओम प्रकाश यादव के अद्वितीय साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए कहा कि ऐसे वीर सपूतों की वजह से ही देश की सीमाएं सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और उनका नाम हमेशा इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहता है। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं और राष्ट्र सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य समझें। उन्होंने कहा कि देश के प्रति समर्पण, ईमानदारी और साहस की सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भावुक नारों ने पूरे माहौल को और अधिक प्रेरणादायक बना दिया। कई क्षण ऐसे आए जब उपस्थित लोग भावुक हो उठे और उनकी आंखें नम हो गई। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर शहीद ओम प्रकाश यादव को नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह आयोजन न केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक बना, बल्कि समाज में देशभक्ति की भावनाओं को और अधिक मजबूत करने का संदेश दिया। आज की आयोजन की अध्यक्षता कर रहे ब्रिगेडियर शेखावत जी, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित टीसी राव जी, मंच पर बैठे रेजंगलाल शहीद स्मारक के अध्यक्ष कर्नल ओपी यादव जी और सभी फौज के सम्मानित और सुसज्जित अफसरानगण, उपस्थित माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मीडिया के बंधुगण और सभी उपस्थित अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं 1857 से आज तक के सभी शहीदों को नमन करता हूं और इस मडलाना की पावन भूमि पर वो ये तीनों अमर शहीद, शहीद सतीश जी, शहीद जगमाल जी और शहीद ओम प्रकाश जी, तीनों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए और कुछ भाई, क्योंकि पंडाल के पास जगह नहीं थी, धूप में खड़ा रहना मुश्किल था, कुछ तो पेड़ों की छाया में बैठे हैं, कुछ को जगह नहीं मिली तो शायद कुछ चले भी गए। सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। माताओं बहनों को भी इतनी बड़ी संख्या में आई। शहीद की इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम शहीद की बात करते हैं तो उस व्यक्ति की बात करते हैं जो अपने देश को अपनी जान से भी, अपनी प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर आप लड़ाई की कल्पना करें, क्योंकि हम तो कभी फौज में रहे नहीं, लेकिन जब हम फौजी बलिदानियों की कहानियां पढ़ते हैं तो जिस स्थिति में वो युद्ध करते हैं
कोई किसी के सर के ऊपर से गोली निकल रही है, किसी के कान के पास से गोली निकल रही है, और फिर भी हौसले इतने बुलंद हैं कि केवल और केवल आगे बढ़ने की बात करते हैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। मैं समझता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि उस समय जो उनमें जुनून होता है, वो सारे रिश्ते नाते, पीछे भाई बंधु, बच्चे, परिवार, सबको भूल जाते हैं और उनको एकमात्र सामने नजर दुश्मन आता है कि हमें इस दुश्मन को खत्म करना है, देश की मातृभूमि की रक्षा करनी है। उस जुनून के साथ फौजी लड़ते हैं। और भाई मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्राण से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती और शहीद से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। और केवल शहीद ही नहीं, उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसके भाई, उसके बेटे, बच्चे, ये जानते हुए कि फौज की नौकरी में कभी भी कुछ हो सकता है, फिर भी देश की रक्षा के लिए अपने परिवार के लोगों को सेना में न केवल भेजते हैं बल्कि उनको प्रेरित करते हैं कि देश की रक्षा करो। मुझे याद है 2014 से जो 19 तक की जो विधानसभा की टर्म थी, बजट पे डिस्कशन हो रहा था और मुझे ध्यान है खिलाड़ियों के लिए उस टाइम कुछ पुरस्कार राशि की घोषणा की गई थी। बीच में मेरे को बैठे बैठे वही बात दिमाग में आई कि यार खिलाड़ी प्रदेश का सम्मान लाते हैं, देश के लिए सम्मान लाते हैं, उनको जब सम्मान निधि करोड़ों में दी जाती है तो जो शहीद जो अपना प्राण दे देता उसके लिए तो दुनिया खत्म हो जाती है। हम कहते हैं जान है तो जहान है। शहीद के लिए तो अपने प्राणों की कुर्बानी देने के बाद में तो जान ही खत्म हो जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है। मैंने कहा उसके लिए भी करोड़ों में अमाउंट होना चाहिए। और मैं खड़ा हुआ, कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री थे, मैंने बीच में खड़ा होकर कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन एक और वर्ग है जिसका योगदान देश के लिए सर्वोच्च है, उससे बड़ा योगदान किसी का नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कप्तान साहब, उस टाइम शहीद की सम्मान की राशि 50 लाख रुपए थी। मैंने कहा कप्तान साहब, अगर आज ही शहीद की राशि भी 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्या उस समय वो बात सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन किस्मत से 5-6 महीने के लिए मुझे सैनिक कल्याण मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। मैंने पहली मीटिंग में जो वो वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उनको कहा, मैंने कहा वो एक मैंने मांग रखी थी श्रीमान जी, उसका क्या रहा? कहने लगे जी वो अब इस पे कर लेते हैं। मैंने कहा वो फाइल बना के लाओ और 1 करोड़ रुपए की घोषणा करो, मुख्यमंत्री जी से मैं स्वीकृति दिलवा। तो उसकी स्वीकृति मेरे रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिए 1 करोड़ रुपए। उसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि फिर अचानक आचार संहिता लग गई थी, ध्यान हो आपको, उसकी नोटिफिकेशन चुनाव के बाद में हुई है और अब वो 1 करोड़ रुपए शहीद को दिया जाता है। क्योंकि शहीद बड़ी विकट परिस्थितियों में काम करते हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहा था मैं, उनके परिवार में युद्ध के योद्धा थे, वो कहते हैं कि उनका एक पूरा जबड़ा, नीचे का जबड़ा सारा गायब हो गया था और मृत समझ लिया था। जब लाशों को उठाने का काम किया जा रहा था तो कहते हैं जो एक नर्स जो थी, जो उनको वहां सहायता का काम कर रही थी, कहते उस नर्स की उनको होश था, उन्होंने उस नर्स की उंगली ऐसे पकड़ी, पकड़ते ही वो चिल्लाई कि ये तो जिंदा है, और फिर उनको ले गए। कहते 4 महीने बाद में वो घर आए, उनको वहीं से अस्पताल ले जाया गया, बगैर जबड़े के कई साल रहे। मैं झज्जर में एसडीएम था 1990 में। एक विक्टोरिया क्रॉस होल्डर थे मेजर उमराव सिंह जी, ऑनरी कैप्टन थे उमराव सिंह जी। वो आ गए एक दिन किसी काम के, पलड़ा गांव है झज्जर के पास, वो किसी काम के लिए आ गए
तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी जानने के लिए। मैंने कहा कैप्टन साहब कैसे मिला विक्टोरिया क्रॉस आपको? तो कहने लगे लड़ाई जब अंतिम दौर में थी, हमारा भी एम्नेशन खत्म हो गया, उनका भी खत्म हो गया, और कहता है बाद में 2-3 आदमी उधर से बच गए, मैं अकेला बच गया, उनके पास भी एम्नेशन नहीं था। कहता मेरे शरीर में बैनट के घाव थे, कई बिल्कुल घायल अवस्था में था। बोला फिर मेरे को और तो कुछ नहीं सुलझा, वो जो 303 की राइफल होती थी, बोला उसको बैनट की तरफ से पकड़ के और उसका बट जो है, कहता तीनों के सर पे मैंने पूरे जोर से तीनों के एक प्रहार किया और तीनों गिर गए। और बोला उसके बाद में मैं भी गिर गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। बोले बाद में कोई हेलीकॉप्टर बाद में रेकी कर रहा था, उनको मेरे शरीर का कोई अंग हिलता हुआ दिखाई दे गया और मेरे को उठा के ले गए हॉस्पिटल। और बाद में मुझे पता लगा जब होश आया कि तेरे को विक्टोरिया क्रॉस से अवार्ड किया गया। तो बड़ी अद्भुत कहानियां हैं सही में। समाज और व्यक्ति के बीच में एक रिश्ता होता है। व्यक्ति जब इस धरती पे आता है, उस दिन से लेकर जब तक जाता है, उस दिन समाज की आवश्यकता पड़ती है। पहले पैदा होते माँ बाप के रूप में उनके दादा दादी ताऊ चाचा सब उनके रूप में उसकी लालन पालन करते हैं। पढ़ाई पे जाता है तो स्कूल में, समाज के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, समाज के शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी हर अवस्था पे समाज उनको कुछ देता रहता है। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात, हमारी ये सोच होनी चाहिए कि एक स्टेज के बाद में जब हम अपने घर की जिम्मेवारियों से बिल्कुल निवृत्त हो जाएं, तो समाज के लिए भी कुछ देना चाहिए हमें वापस, और इसके लिए हमें प्रकृति से शिक्षा भी मिलती है। पेड़ जो है धरती से पानी लेता है, उसकी जड़ों से खुराक लेता है, खाद लेता है, लेकिन साथ साथ वो अपने पत्तों से, वाष्पीकरण से पानी भी छोड़ता है, और पत्ते जो गले हुए पत्ते गिर जाते हैं उनसे धरती को दोबारा खाद भी देता है। समुद्र का पानी गर्मी से सूखता है, उड़ता है, फिर वही पानी बारिश बन के धरती पर गिर जाता है और दोबारा समुद्र में चला जाता है। तो प्रकृति के अगर इस चक्र को देखें, साइकिल को देखें, तो प्रकृति ये हमें बताती है कि हम सिर्फ लेने वाले ही नहीं हैं, हम देने वाले भी होना चाहिए समाज को। तो समाज के लिए करने की प्रेरणा हर व्यक्ति के बारे में होनी चाहिए। मैं जो नौजवान बैठे हैं इनको विशेष कर कह रहा हूँ कि अभी से एक आदत डालो, हम आसपास जहां भी रहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए कि इनको क्या दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। और आदमी के अंदर इतनी प्रतिबद्धता करते हुए मंच पे उपस्थित इस इलाके की शान और इस इलाके के जल योद्धा मैं कहूंगा, हरियाणा के जल योद्धा डॉक्टर भय सिंह यादव, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, जिनके परिवार ने न सिर्फ आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया है, 8 IAS के इक्विवेलेंट अधिकारी दे करके। उनके परिवार को, उनकी खासकर जो उन्होंने प्रेरित किया सभी को और इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। मैं हमारे बीच में उपस्थित आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं जो ब्रिगेडियर शेखावत, युद्ध सेना मेडल में बात जो रखी गई है इसमें काफी इजाफा देखा गया। क्या और सुविधाएं हो सकती हैं ताकि देश की युवा पीढ़ी सेना की तरफ बढ़े? देखिए, हमारी सरकार का लगातार प्रयास है कि फौज को आधुनिक किया जाए। फौज में जितनी सुविधाएं हैं, हथियार और दूसरे कपड़े, दूसरे जो भी फैसिलिटीज है, वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं और लगातार लोगों का, युवाओं का रुझान जो है वो फौज की तरफ हो रहा है। लगातार अहिरवाल से भी, इस दक्षिणी हरियाणा से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन अग्निवीर से तो लोग पीछे हट रहे हैं। नहीं, एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अग्निवीर के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आप उनका अग्निवीर की परीक्षा जब
जाके देखिए कितने बच्चे टेस्ट हैं। आपने काम की बात कही है, लेकिन आपने जो बैल की बात की है तो गौशाला का बैल बोले सर। नहीं, मैं आप इसका उल्टा नहीं उल्टा अर्थ मत निकालिए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा था कि हल्का बैल जो है वो ही खींचता है हल। तो दूसरा बैल, क्योंकि उसको तो गौशाला के बैल को तो हल खींचने की आदत नहीं है, गाड़ी खींच सकता है ना हल खींच सकता है। सर आप राजनीतिक आदमी हैं, राजनीति की बात राजनीतिक मायने तो वो मायने तो नहीं देखिए, आप पत्रकार हैं, पता नहीं किस बात का क्या मायना निकाल रहे हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो हल्का बैल है हल चलाने वाला वही हल तो वही खींच सकता है। डॉक्टर साहब एक नांगल चौधरी के राजनीतिक प्रोग्राम में एक राजनीतिक भाषण हुआ था, पेट में दर्द होने की बात थी। तो पेट में दर्द और प्रचार ये आपका नाम लेके हो रहा था कि भाई उनके पेट में दर्द हो जाता है, तो ऐसा क्या है? भाई बात ये है, देखो मेरी ख्याल से तो मेरे बारे में किसी ने ऐसा कहा नहीं, और आप पत्रकार हो, आप किसी न किसी का नाम तो जड़ ही देते हो। नहीं, आप मैं खड़ा हूँ सामने, देख लो रोटी की जात से मेरे पेट है। मीडिया में तो यही चल रहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से देखो नहीं, देखो वो बात मेरे भी ध्यान में आई थी। चारों प्रोग्रामों में 4 बार दिन में कहा गया था, तो बात तो कहीं है, दर्द तो कहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक मेरी बात है, आप मेरे ऊपर ना थोपो, मेरा तो पेट बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई पेट में दर्द किसी को है भी, कोई तकलीफ है भी, तो ये कोरियास का मेडिकल कॉलेज है, इसको बढ़िया से चलाओ, इसमें सारे इलाज हो जाएंगे, सारी बीमारी। बुंगारका की चाय के बाद मंडलाना का प्रोग्राम बराबर माना जा रहा है राजनीतिक गलियारा। देखिए जी, किसी ने नहीं माना, आप मान रहे हो। ये हमारे रिश्तेदार भी थे, हमारे समधी थे, और इनका शहीद का प्रोग्राम था। मैं तो आसाम में था। आसाम में मेरे पास इन्होंने टेलीफोन किया कि शहीद की मूर्ति का अनावरण करना है, तो आप 18 तारीख को उपलब्ध होंगे। कि मैंने कहा मैं यही हूँ। इतनी सी बात हुई थी प्रोग्राम से। राजनीतिक लकीर बराबर चल रही है, राजनीतिक लकीर बराबर चल रही है। मेरे ख्याल से तो लकीरें तो सारी बराबर चलती रहती, राजनीति भी चलती रहनी चाहिए, क्या दिक्कत। और बात ये है, तुम्हें एक बात और बता दूं, अब हर बात का अर्थ निकालोगे। मेरे पास इन तीनों हलकों से अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी की बात अभी मैं नहीं कर रहा, कम से कम 1 दर्जन चाय के निमंत्रण आ रहे हैं। अगर मैं एक भी जगह चला गया तो फिर उसका कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं अभी वो प्रोग्राम कर नहीं रहा। गर्मी की वजह या कोई नहीं, वो मेरे को यार जल्दी नहीं है कोई। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि यार अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी से चाय की क्या जरूरत है। और नहीं, इलेक्शन को काफ़ी टाइम है, अभी दिल्ली दूर है। नहीं, मतलब 3.5 साल के लगभग टाइम बचा है। डॉक्टर साहब परिसीमन होने वाला है, तो परिसीमन होगा तो बढ़िया होगा। मनीषी परिसीमन तो होना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद में संवैधानिक व्यवस्था है, और जो होगा वो बढ़िया होगा। परिसीमन में है तो ये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उसका एक आवश्यक एक प्रक्रिया है। जी धन्यवाद जी।